हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट क्या आपका सच में क्रैश होने वाला है या नहीं। तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब हमारा जो व्यू है कुछ 6 महीने के आसपास का व्यू है कि अगले 6 महीने मार्केट की चाल कैसी रह सकती है। तो उस हिसाब से हम पूरा यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो सिर्फ नेक्स्ट वीक की एनालिसिस नहीं है या फिर इंट्राडे की एनालिसिस नहीं है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि मार्केट आपका कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है हो और क्या सच में मार्केट में क्रैश आ सकता है, इसकी क्या संभावना है, हम पूरा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। कुछ जो भी मेन स्टॉक है वो स्टॉक्स में किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, सबका हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट वन डे टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे 2020 में क्रैश आया था, तो 2020 में क्रैश आने के बाद देखिए आपका जो बैंक निफ्टी है कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते लेते अपसाइड जा रहा है। तो अभी देखो फिलहाल में यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड भागा हुआ है और अभी रेडी है थोड़ा सा अपसाइड जाने के। तो ये इसका लॉन्ग टर्म का काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक चैनल इसका ड्रॉ कर लेते तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एकदम परफेक्ट वे पे यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी आपका अपसाइड जा रहा है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना क्रैश आएगा, तो आ सकता है क्रैश, लेकिन कब आएगा? जब बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे इसी ट्रेंड लाइन को लगा और जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे 1-2 वीक अगर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस हो जाना कि सच में क्रैश आ सकता है। क्योंकि कैसा है मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में ना कभी मतलब जितना भी ये बढ़ना है बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बीच बीच में ऐसे क्रैशेस आते रहते हैं। जैसे 2008 में आया था, फिर जो कोरोना के टाइम पे क्रैश आया था, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पैंडेमिक सिचुएशंस बनती है, तो जब उस दौरान मार्केट में क्रैश आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रख लो। अगर आपको डर है, आपकी पोजीशन अच्छी खासी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है और आपको डर है कि मार्केट क्रैश ना हो जाए, तो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लो अपने चार्ट के ऊपर। और जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब आप थोड़ा कॉशियस हो जाना, अपनी पोजीशन थोड़ी लाइट कर लेना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना इनफैक्ट। तो ये हो गया आपका। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ये है आपका निफ्टी बैंक का, ठीक है। सिमिलरली मैं निफ्टी का भी डिस्कशन करूंगा। अभी हम निफ्टी बैंक का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी बैंक में अभी यहाँ पे क्या हुआ है। चार्ट आपका सेम है, वन डे टाइम फ्रेम का ही चार्ट है, बस ऐसा है कि मैंने थोड़ा इसको जूम आउट कर लिया है। लास्ट 3-4 महीने में इसने क्या किया देखते हैं एक बार। अभी देखिए यहाँ पे फरवरी मंथ में इसने क्या किया था, जनवरी फरवरी में देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम इसको हम बोल सकते हैं। डबल बॉटम बना के अपसाइड गया। यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकआउट, अगेन थोड़ा सा ट्रैप करा लोगों को और वापस से अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो अभी बैंक निफ्टी जो है आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं ना, उसके आसपास में ही है। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अच्छी बात ये है ना कि बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। तो जो भी हो, आपकी जीडीपी की न्यूज़ थी जिसके कारण आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों अच्छे खासे रैली कर चुके हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे मोमेंटम आई हुई है। अगर आप देखोगे ओवरऑल ये 2 दिन में जो मोमेंट आई है तो उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन है आपका एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का है। तो ये जो रैली आई है 2 दिन में, जो हाई लगा है निफ्टी ने, तो क्या है सस्टेनेबल है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये देख लेते हैं पहले यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन अपना बैंक निफ्टी बना रहा है। तो ये है आपका ये जो लेवल है ना, जहाँ पे अभी रिसेंटली क्लोजिंग आया हुआ है, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 47,200 का, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए। और एक और बात यहाँ पे थोड़ा आप नोट डाउन कर लो कि मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसा भी सकता है अगर आप इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। तो जैसे कि आपको बहुत से लोगों को पता है मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में अपसाइड नहीं जाता, कभी भी ऐसा। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ऐसा डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में अपसाइड नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, जिगजैग मैनर में अपसाइड जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है कि वो जिगजैग मैनर में जाएगा, क्योंकि वो डिप दे के ही जाता है ताकि दूसरे लोग यहाँ पे एंटर कर पाए और जिनको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट बुक कर पाए। तो
यहाँ पे अगर आप यहाँ से कुछ इस तरीके का अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट कहाँ पे ले सकता है। अभी यहाँ से ना करके आप आपकी थोड़ी तसल्ली के लिए आप कुछ इस तरीके का सिमिलर पैटर्न बना सकते हो। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हो कि मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है। तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से आप बोलोगे कि ब्रेकआउट हो चुका है ये लेवल से, जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो चलो अभी हम बाय कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। और काफ़ी लोग इसी तरीके से फंसते हैं कि अभी यहाँ पे बाय करेंगे और मार्केट जाके यहाँ पे कहीं रिजेक्शन ले लेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ से भी अगर आप आओगे तो कुछ वो लाइन ड्रॉ करके अगर आओगे तो वहीं पे उसका रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो इस तरीके से ये मेरा तरीका है रेजिस्टेंस निकालने का, थोड़ा सा टेढ़ा तरीका है। अब देखिए आप देख सकते हो तो लगभग जो रेजिस्टेंस आएगा ना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आएगा 47,500 या फिर 4800 ये जो रेंज है ना वहाँ तक आएगा। मतलब 47,500 से 4800 का जो रेंज है यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। क्योंकि एक तो है यहाँ से अगर तिरछी लाइन बनाओगे तो ये रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है 47,500 के आसपास में। और अगर यहाँ से अगर ऐसा चैनल अगर आप बनाओगे पैरेलल चैनल तो उसका भी आपको रेजिस्टेंस निकल के आता है लगभग आपका 48,000 के आसपास में। तो यहाँ पे फंसना बिल्कुल भी नहीं है। जो बैंक निफ्टी और निफ्टी आपका जो भागा हुआ है वो भागा है सिर्फ और सिर्फ HDFC और आपका है ICICI बैंक की वजह से। तो थोड़ा कॉशियस रहना का यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुन बाइंग कर लो, फंस जाओगे। अंधाधुन बाइंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट ने वन साइडेड रैली दे चुका है और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये एक और बार सीधा सीधा भाग जाएगा। क्योंकि ये वन साइडेड रैली आई थी मेनली आपकी जीडीपी की न्यूज़ की वजह से। जो जीडीपी का डेटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, तो जिसके कारण एक काफ़ी स्ट्रांगली इसने पूरे शॉर्ट्स को उखाड़ फेंका है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम आया था। तो भूलना नहीं है यहाँ पे एक डिप आ सकता है। और डिप कहाँ से आएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि एक तो वो इस लाइन पे रेजिस्टेंस लेगा, अदरवाइज ये लाइन पे रेजिस्टेंस लेगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट वीक का व्यू। तो जहाँ पे हमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर लें, ऐसा नहीं, ठीक है। ये जो थोड़ा टेढ़ा तरीके से हमें सोचना है मार्केट में, जो 100 लोग सोचते हैं उसके विपरीत थोड़ा सोचोगे तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। और देखेंगे क्या होता है। तो ये है वन डे टाइम फ्रेम पे लेवल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एंट्री अगर आपको करना है जाएगा है, ठीक है। अगर इसको अपसाइड जाना है तो अपसाइड जाएगा, लेकिन कब जाएगा, डायरेक्टली अभी नहीं जाएगा, डिप देगा और वापस इसी ट्रेन लाइन के ऊपर अगर कहीं सपोर्ट लेने आता है तो वो टाइम पे देखेंगे आगे फ्यूचर में। फिलहाल अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना है। अभी यहाँ पे हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे के लिए। ये तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के लगाया 15 मिनट टाइम फ्रेम का, कि आपको पता चले कि यहाँ पे देखिए जैसे पूरा एक स्ट्रेट लाइन में अपसाइड गया हुआ है, जिसने ज़रा सा भी यहाँ पे डिप नहीं दिया है। तो क्या आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या ये पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद ये सीधा तोड़ेगा इसको, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन वगैरह नहीं होगा या फिर कुछ डिप नहीं देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना है। फेक ब्रेकआउट दिलवा के आप लोगों को फंसा सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। हालांकि आपका HDFC बैंक जो है, जो बॉटम इसने बनाया ना ट्रिपल बॉटम, वहाँ से इसने अच्छी खासी बाउंस दिया हुआ है। देखो ये HDFC बैंक है आपका, इसका भी आपको वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है। और इसका ऑलरेडी हमने इंट्राडे के लिए भी रिकमेंड किया था और इंट्राडे में इसने अच्छे खासे हमारे टारगेट भी दे दिए। और अभी हमने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड किया हुआ है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, मतलब हमारे जो टारगेट्स है ना वो एंट्री कब होगी, जब ये 1450 या 60 का जो लेवल है ना इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा, तब जाके हमें यहाँ पे बाइंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। तो अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 1430 के आसपास में। मैंने आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बोला हुआ था, 1430 का एक रेजिस्टेंस है HDFC बैंक में, और लगभग वहाँ पे वो रेजिस्टेंस भी ले रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉटम से इसने बाउंस किया हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है HDFC बैंक के सामने। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और अपसाइड जाए और 1450 1460 के आसपास जो रेजिस्टेंस है ना वहाँ पे जाके रुके। तो HDFC बैंक में अभी भी थोड़ी सी जगह बन रही है। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा 20 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम अभी भी इसका बन रहा है। मतलब
1.5% यहाँ पे थोड़ा सा इसका मोमेंटम पोटेंशियल अभी भी बाकी है HDFC बैंक में। तो अगर HDFC बैंक इसको करेक्ट कर लेता है और यहाँ तक अगर आ जाता है तो लगभग आपका बैंक निफ्टी भी जो है वही 48,000 के आसपास में ही आ जाएगा। तो दोनों एनालिसिस हमारी पूरी फीड बैठती है कि HDFC बैंक पे 1450 और 60 का जो जोन है एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और आपका बैंक निफ्टी में भी अभी 47,500 और 48,000 का जो लेवल है आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। तो प्रोबेबिलिटी तो यही है और एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे रुके या फिर डिप दे दे, लेकिन सीधा सीधा तोड़ दे इसकी यहाँ पे हमें उम्मीद नहीं है। अगर होता है तो थोड़ा बच के रहना है, वो वापस से पंप एंड डंप जैसी सिचुएशन हो सकती है। बाकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में है ना सेम सिनारियो निफ्टी में बन रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी हम एक चैनल ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे कोरोना के टाइम पे क्रैश आया था, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे भी अगर गौर करोगे तो ये भी कुछ इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम चैनल बना लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए, पर यहाँ पे उतना क्लियर पैटर्न यहाँ पे नहीं है जैसा आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दिया, उतना क्लियर नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट वो लाइन पे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है उसने। यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 है, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमें कॉशियस होना है। तो लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको एक लेवल बता देता हूँ। अगर आपको डर लगता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो आपको एक लेवल में बता देता हूँ 20,000, ठीक है। यहाँ तक मार्केट थोड़ा करेक्शन देने के लिए आ सकता है, एक डीप यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी मार्केट 20,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा 2-4 दिन अगर ट्रेड करना शुरू कर दे, वीकली टाइम फ्रेम पे ही ले लो, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा डिस्कस कर ले। तो थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये 1-2 वीक अगर 20K के नीचे अगर सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो उस केस में आपका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि अगर इसका अगर ब्रेकडाउन हो गया इस ट्रेंड लाइन का तो हमें यहाँ पे कुछ पैनिक सिचुएशन नज़र आ सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ अनसर्टनटी है, कुछ वॉर जैसी सिचुएशंस बनती है या फिर कुछ पैंडेमिक सिचुएशंस आती है, तो उस केस में अगर ये 20,000 को ब्रेक कर देता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वापस से थोड़ा डाउनसाइड ब्रेकआउट मतलब डाउनसाइड आ जाए और 16,800 तक का यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। अगर आया क्रैश तो 16,800 तक का यहाँ पे आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है अगर 20,000 के नीचे आया तो। अगर आपको डर लगता है तो 20,000 ये लेवल आप ध्यान रखना है, आपको मार्क करके रख लो ये ट्रेंड लाइन, जैसे बैंक निफ्टी में जैसे आपने बैंक निफ्टी में मार्क कर ली वैसे। बाकी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है। अभी इसने क्लोजिंग जो दिया है लगभग रिसेंट जो इसके हाई थे ना इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, और इसने ना अभी रिसेंटली नया हाई लगाया। तो देखिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो है रिसेंट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये दिखा तो रहा है बुलिशनेस, लेकिन अभी देखना यही है कि ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि लगभग जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ था ना, जब मार्केट आपका देखिए यहाँ पे था, एक्सपायरी का दिन आप ध्यान रख लो, मंथली एक्सपायरी था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। जब मार्केट आपका 21,800 पे था, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। यहाँ से मार्केट जो है फिर से बाउंस कर सकता है और 22,400 तक ये जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये 22,400 तक जाता ही नहीं जाता है, अभी हम देखेंगे इसका। तो बाकी यहाँ पे अगर आप फिर से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे शॉर्ट टर्म में, तो आप थोड़ा वीकली एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक में कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो ये इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और एक और अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे एक चैनल, तो वो चैनल आपका निकल के आएगा इसका रेजिस्टेंस। देखिए ये वाला जो चैनल है थोड़ा इसका रेजिस्टेंस का चैनल है, तो हो सकता है 450 के आसपास तक जाए और 450 से यहाँ पे रिजेक्शन शो करे, वहां तक जा सकता है। और वापस जो ये चैनल कंटिन्यू करके जा रहा है ना, देखिए इस चैनल में जो अपसाइड जा रहा है, ये वापस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए और वापस डाउनसाइड आ जाए और फिर से इसी चैनल को पकड़ के ये अपसाइड जाए या डाउनसाइड तोड़े,
ये अभी डिपेंड करता है, जो अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शंस के जो भी अभी एग्जिट पोल्स वगैरह आएंगे, तो काफ़ी यहाँ पे वोलेटिलिटी में एक्सपेक्टेड करता हूँ कि नेक्स्ट जो 2 महीने है ना, यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। कभी आपको मार्केट एकदम से ऐसा दिखाई देगा कि डायरेक्टली अभी तोड़ ही रहा है और वापस से डाउन साइड घूम जाएगा, और कभी ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली न्यू ऑल टाइम हाई मार देगा। मतलब एक दिन आपको लगेगा जैसे कि अभी हुआ था कि अभी पूरा तोड़ने ही वाला है और डाउन साइड पुश हो जाएगा, और यहाँ से जो ट्रेंड है इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। और नेक्स्ट ही दिन अगर आप देखोगे 2 दिन के अंदर में ही इसने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो इस तरीके की वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 2 महीने। तो ट्रेड जो भी आप कर रहे हो, तो ओवरनाइट जो आप कैरी फॉरवर्ड करके जाते हो पोजीशन, तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, बिना हेज किए आपकी पोजीशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ना करे, क्योंकि बोल ही नहीं सकते यहाँ पे ओवरनाइट क्या न्यूज़ आ जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट जो है वोलेटाइल हो सकता है। अगर आप देखोगे विक्स, तो विक्स काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो विक्स जो है आपका लगभग 16 के आसपास में कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। विक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो विक्स बड़ा हुआ है, क्यों बड़ा हुआ है? क्योंकि अभी आपका इवेंट है और काफ़ी मेजर इवेंट है। अगर तो गलती से भी अगर यहाँ पे किसी न्यूज़ चैनल ने, बड़े न्यूज़ चैनल अगर ने एक पोस्ट कर दिया एग्जिट पोल में कि मोदी सरकार को इस बार फुल मतलब पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, तो भाई साहब ये जो मार्केट है ना, उस न्यूज़ को भी काफ़ी गंदी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं, तो वो टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। अभी देखिए क्या है, जो भी अपने 4 स्टेट के जो रिजल्ट्स आए थे ना, राजस्थान, एमपी वगैरह, तो उनके जो रिजल्ट्स आए थे, तो वो रिजल्ट्स आने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये फैक्टर इन ऑलरेडी कर चुके हैं कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट वापस से यहाँ पे रूल करेगी। तो ये जो है ना, मोदी गवर्नमेंट आने का मतलब बहुमत के साथ रूल करेगी, ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। और अगर यहाँ पे कुछ निगेटिव आ जाता है या फिर कुछ थोड़ी सी भी आशंका अगर यहाँ पे आ जाती है मोदी गवर्नमेंट पे, तो यहाँ से हम डाउन साइड बिल्कुल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस न्यूज़ को पूरी तरीके से फैक्टर इन कर लिया है और अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है। और उसमें अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो भाई साहब मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यही है सजेशन, तो यही है कि थोड़ा सा आपका जो भी पोजीशन है थोड़ा लाइट रखो। ओवरनाइट पोजीशन अगर आप कैरी करते हो तो बिना हेजिंग करे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ना करो, अदरवाइज बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना, 22,450 और 400 जो है ना, ये इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है नेक्स्ट वीक में। यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन है कि एक तो ये डाउन साइड आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करे। ये जो रेंज है ना 300 से लेके 450, ये 150 पॉइंट की रेंज, थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन दिखा सकता है नेक्स्ट वीक में। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेंगे ऑप्शन चेन, यहाँ पे देख लेते हैं क्या। यहाँ पे ज़्यादा डेटा तो डेवलप नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका निफ्टी का ऑप्शन डेटा। ज़्यादा डेटा यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो डिस्कस करके उतना कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 22,200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हैं। 300 पे आ रही है, पुट राइटिंग हो रही है। और कॉल राइटर्स देखिए यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी भी, इन द मनी जाके लोगों को अभी भी कॉल राइट करके, मतलब ये जो ना ऑलरेडी इन्होंने जब मोमेंटम आया, मोमेंटम आने से पहले यहाँ पे कॉल राइटिंग करके रखी थी, लेकिन इन्होंने एग्जिट नहीं किया है शायद अभी। मतलब अभी भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कॉल साइड में। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डिप दे दे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, लेकिन डायरेक्टली अपसाइड भाग जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अभी देखिए यहाँ पे लोग थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं 22,800 पे। कितना आउट ऑफ द मनी जाके लोग राइड कर रहे हो। ये लोग यहाँ पे 500 पे भी राइड कर सकते थे, लेकिन ये लोग प्रेफर कर रहे हैं 22,800। थोड़ा डेटा जो है, डेटा थोड़ा मिक्सअप है यहाँ पे, कुछ क्लियर यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके के मोमेंटम मिलेगा। तो मंडे के दिन जब ये डेटा डेवलप होगा ना फर्स्ट 1 आवर में, तो उसका एनालिसिस करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कि ताकि कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। तो बाकी ये डिस्कस करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आपका अभी ये आ चुका है रेजिस्टेंस के लेवल पे 47,500 से लेके 48,000 रेजिस्टेंस लेवल है। सिमिलरली आपका निफ्टी में निकल के आता है 22,400 से लेके 450 वाला जोन।
तो ये दो लेवल्स आप मार करके रखना, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती से भी कॉल बाय मत करना, अदरवाइज गंदी तरीके से पेले जाओगे। तो अभी कुछ स्टॉक है, स्टॉक का हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, जो हैवी वेट स्टॉक है। सबसे पहले आपका फेवरेट स्टॉक एचडीएफसी बैंक के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो मोमेंटम आया हुआ है बैंक निफ्टी में मोमेंटम इसकी वजह से ज़्यादा आया है, अच्छा खासा इसने यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे, अभी आपको ऑलरेडी मैंने बताया 1450 और 1460 का इसका एक लेवल है, इसके ऊपर निकलने के बाद इसमें फिर से रैली देखने को मिल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इसको अगर ब्रेक कर दिया ना इसने, तो फिर से आपका बैंक निफ्टी जो है अगेन न्यू ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, डायरेक्टली ब्रेक करे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसकी एक्सपेक्टेशन भी मत रखना कि डायरेक्टली ब्रेक करे। हमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देगा तो वो काफ़ी हेल्दी होगा। और हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक वापस से आपको ये लेवल तक दिख सकता है, 1600 के लेवल तक, क्योंकि अगर यहाँ तक जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होता है, सीधा सीधा भाग जाता है, तो भाई साहब यहाँ पे ये किस तरीके का पैटर्न बनाएगा पता है आपको। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और यहाँ से अगर आप इस तरीके की अगर रिजेक्शन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जिगजैग मैटर में जाएगा। अगर इसको डायरेक्टली जाना है तो ये जिगजैग मैटर में जाएगा, तो डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो बाय नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे हमें चाहिए कंसोलिडेशन, तभी जाके ये यहाँ पे सस्टेनेबल रहेगा। थोड़ा कंसोलिडेट करने दो स्टॉक को रेजिस्टेंस के पास, तब जाके ये अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे देख सकता है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं, निफ्टी का सबसे हेवी वेट स्टॉक आपका है रिलायंस। तो रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस आपका ऑल टाइम हाई के पास में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले रिलायंस को बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को हमने थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया नहीं, तो थोड़ा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगा के कि ये क्या कर रहा है एक्चुअल में। अभी देखिए कोरोना के टाइम से एक क्रैश आने के बाद देखिए प्री कोविड लेवल इस स्टॉक का था आपका 1300, मतलब कोविड आने से पहले 1300 का जो लेवल था इसने ऑलरेडी टच किया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ब्रूटल फॉल आया और अगेन रिकवरी भी आ गई, और 1300 का जैसे ब्रेकआउट हुआ ये अगेन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसके बाद में ज़्यादा बढ़ा नहीं, अगर आप देखोगे तो 1300 के बाद ज़्यादा मोमेंटम इसने दिया नहीं। जिस तरीके से बाकी के स्टॉक भागे हुए उतना स्टॉक आपका एचडीएफसी बैंक भागा नहीं है, इसमें ज़्यादा रैली नहीं हुई है। और अभी ये लगभग मतलब 2022 में 1300 के आसपास में वापस आ ही चुका था, जो प्री कोविड लेवल था वहाँ पे आया था, वहाँ से सपोर्ट लेके कई दिन यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया। ऐसा नहीं कि आया और तुरंत भाग गया। देखिए कितने दिन इसने लगाए थे, काफ़ी सारे यहाँ पे, मतलब लगभग 2-3 महीने यहाँ पे इसने लगाए हुए थे। 2-3 महीने इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ था, फिर उसके बाद में इसने अपसाइड रैली दिया हुआ था। तो यहाँ पे भी सेम वही सिनारियो वापस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और कुछ अप्रैल महीने तक यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब पूरा मार्च महीने तक थोड़ा कंसोलिडेशन भी चल सकते हैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो यही हम सोचा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे ये 2-4 दिन तो एटलीस्ट, उसके बाद में थोड़ा मोमेंटम दे तो अच्छा है। तो कंसोलिडेट करके जाएगा तो ये रैली सस्टेनेबल रहेगी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये जो स्टॉक है ये ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक सस्ता है। और इसके जो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर हुआ उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का इशू आ रहा है, तो जिसके कारण ये जो 1700 का लेवल है इसको ये अपसाइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल में थोड़ी दिक्कत है, कंपनी की अर्निंग में दिक्कत है, खासकर मतलब जाहिर सी बात है अगर कंपनी की अगर अर्निंग ही नहीं होगी तो यहाँ पे स्टॉक कैसे बढ़ेगा, डिमांड ही नहीं रहेगी ना। तो यही है डिमांड एंड सप्लाई का गेम। यहाँ पे अभी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई उतनी नहीं है लेकिन डिमांड नहीं है, ठीक है। डिमांड इसकी कम होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके जो प्रॉफिट से प्रॉफिट यहाँ पे स्लो डाउन हो चुके हैं, जिसके कारण ये स्टॉक अभी बढ़ नहीं रहा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट और करना होगा एचडीएफसी बैंक में हमें न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। तो देखते हैं 1-2 साल शायद इनको और वक्त लगे, क्योंकि मर्जर अभी अभी हुआ है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा ही। तो अभी हम आते वापस हमने रिलायंस पे। देखिए रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस का आपका प्री कोविड लेवल था 1600 के आसपास का, 1600-1650 के आसपास कहीं, और अभी ट्रेड कर रहा है 29-30 के, मतलब 300 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ऊपर है। और ऑब्वियसली इसका अर्निंग भी है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है।
इसका ना जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ से डीमर्ज हुआ है, तो अगर उसका वैल्यूएशन अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो लगभग ये प्री कोविड लेवल से अभी यहाँ पे दुगना हो चुका है। अगर उसका जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो भी यहाँ पे वैल्यूएशन है अगर ये ऐड करोगे तो लगभग वो 32,000 के ऊपर ही आ जाता है। तो लगभग कहीं ना कहीं ये डबल हो चुका है स्टॉक। तो इसमें तो अच्छी खासी रैली आ ही चुकी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आई थी। जैसे HDFC बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था तो ये स्टॉक तो थोड़ा अच्छा ही वर्क कर रहा था। और अभी देखिए रिसेंट मतलब हाई ब्रेक करके अपसाइड में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो ये स्टॉक थोड़ा जो है ना यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी इसका बरकरार है। देखिए कितने दिनों से यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास से सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें थोड़ा है पोटेंशियल अभी भी है रिलायंस में, या अभी भी थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा देखना है हमें। अगर रिलायंस अगर भागना शुरू कर देता है फिर से तो यहाँ पे निफ्टी जो है जो गिरने की हम संभावना बोलते हैं तो शायद ना गिरे, या फिर बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स अगर आपके अच्छे आ जाते हैं, मोदी गवर्नमेंट अगर वापस रूल कर जाती है तो ये बोल नहीं सकते भाई साहब। 25,000 का जो लेवल है ना, ये लेवल भी आपको दिखा सकता है 2-3 महीने के बीच में, मतलब रिजल्ट के आसपास। अगर रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो 25,000 इसका आप थोड़ा कंफर्म ही समझो, ये 25,000 तक बिल्कुल जा सकता है आपका निफ्टी। और इसमें रिलायंस और भाग सकता है क्योंकि तो ये है आपका रिलायंस का जो है, इसका जो रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है अच्छे खासे से। तो इसमें पोटेंशियल बनता है, ये अच्छी खासी रैली दे सकता है अपसाइड की। डिपेंड करता है अभी रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप जो है, रिलायंस ग्रुप थोड़ा सा मोदी सरकार के फेवर में थोड़ा ज़्यादा, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मोदी सरकार आती है तो रिलायंस जो है भागेगा। अगर मोदी सरकार नहीं आती है, कुछ भी अगर यहाँ पे बहुमत नहीं मिलता है तो यही से रिजेक्शन ले लेगा, वापस से आपको डाउन साइड यहाँ पे दिख सकती है। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक आपका जो हैवीवेट स्टॉक है, थोड़ा TCS के बारे में हम बात कर लेते हैं। TCS यहाँ पे क्या कर रहा है, तो TCS भी थोड़ा ऑल टाइम हाई के पास में है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पैटर्न थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है। यहाँ पे देखिए TCS जो है ना थोड़ा एम पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, जिसको आप डबल टॉप भी बोलते हो। देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये रिजेक्शन लेवल पे अभी खड़ा है, इसका अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ से अगर डाउन साइड पुश हो गया तो आपको ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है स्टॉक। देखिए यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आप मार्क करके रख लो, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो और आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ करना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए एक इस तरीके की ट्रेन लाइन है, इसको ड्रॉ करके रख लो। अगर इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ट्रेड लाइन का जो भी है एक लेवल आपको बता देता हूँ, ये लेवल के नीचे अगर आता है 39 मतलब 3950 या फिर 3970-80 के नीचे अगर ये जाता है 3970, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे फिर से ये थोड़ा डाउन साइड के लिए पुश हो जाएगा। ट्रेन लाइन का डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डाउन साइड आ सकता है। और अगर यहीं पे अगर ये सस्टेन करना लग जाता है और ऊपर में अगर ये लेवल है आपका 4150 का, अगर इसको निकाल देता है 4150 के ऊपर निकल जाता है 41,150 और 4200 इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो वापस से अपसाइड इसमें और कंटिन्यू रह सकती है, जो कि यहाँ तक आपकी जा सकती है। अगर यहाँ से आप इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक टारगेट मिल सकती है। तो अगेन ये 4300 तक फिर से जा सकता है। तो इस तरीके का पैटर्न बना के TCS अपसाइड जा रहा है। तो यही है, जहाँ तक जाना है जाने दो, आपको आपका ACL जो है यहाँ तक लेके आना है 3970। तो देखते हैं IT सेक्टर, पूरा होल IT सेक्टर क्या कर रहा है। IT सेक्टर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए निफ्टी को मूव करने में आपका IT सेक्टर का भी काफ़ी बड़ा योगदान है, जो कि इसने देखिए बॉटम से अच्छा खासा, मतलब ये कब ऑल टाइम हाई के आसपास में आ चुका, मतलब पता ही नहीं चला। इतने जल्दी ये ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं चला कि ऑल टाइम हाई के आसपास तक आ चुका है। और अभी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी मतलब ये काफ़ी बड़ी रैली के लिए ये पूरा का पूरा सेक्टर अभी भी बचा हुआ है।
यहाँ पे ज़्यादा बड़ी रैली नहीं आई है, पहले आ चुकी है लेकिन उसके बाद में देखिए काफ़ी दिनों यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका ऑल टाइम हाई का, इसका ब्रेकआउट करके थोड़ा सा आगे 44-45,000 तक ये जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनका बुरा वक्त तो चल रहा है ठीक है, लेकिन बुरा वक्त जो है अभी शायद ख़त्म होने को आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना थोड़ा सेमीकंडक्टर जो आपका सेक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में काफ़ी बड़े बड़े आईटी दिग्गज जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब जो भी सेमीकंडक्टर सेक्टर्स है उसको एक्वायर कर रहे हैं, तो जो भी कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है तो इनको जो भी आईटी सेक्टर के जो बड़े बड़े कंपनीज है वो सब एक्वायर कर रहे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये सेक्टर आपको अपसाइड जाता हुआ दिख सके, क्योंकि ये देखिए रिजल्ट जो है ना, पिछली बार के रिजल्ट्स उतने खास नहीं थे, बावजूद भी इसके ये पूरा का पूरा सेक्टर मूव कर गया है। क्योंकि क्या है ना, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो भी है यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते थे, और हो सकता है कि वो सेमी कंडक्टर की जो न्यूज़ है वो लोगों को पहले से ही पता हो, जो बड़े प्लेयर है उनको, और ये रिटेल लोगों को अभी पता चली, मतलब अभी भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका जो है ना ऑल टाइम हाई का लेवल आपका ये निकल के आता है 39,400, और अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 37,500 के आसपास में। थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर होता हुआ दिख रहा है चार्ट। देखिए अगर यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे आप इस तरीके की, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक थोड़ा सा ये ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट, मतलब सॉरी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के मूड में है, डाउन साइड ब्रेक करने के मूड में यहाँ पे दिख रहा है। ये ट्रेन लाइन देखिए, ट्रेन लाइन के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है पूरे सेक्टर के लिए। अगर यहाँ पे इसको अपसाइड जाना ही था तो थोड़ा सा ये ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन करना था, थोड़ा ट्रेन लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना है आईटी सेक्टर में। इसका अगर आपको एसएल लगाना है तो एसएल आप यहाँ पे लगा सकते हो 37,200, या फिर राउंड फिगर ले लो 37,000। इसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन लाइन के नीचे स्टॉक या फिर सेक्टर आपका ट्रेड करता है, और यहाँ पे जो है लोगों को इनवाइट करता है कि आओ आप और इसको शॉर्ट करो, और उनको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रैप करके शॉर्ट कवरिंग के जरिए रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है। तो कुछ अगर ऐसा यहाँ पे अगर हुआ कि जानबूझ के इन्होंने डाउन साइड में इसको खींच के लेके आया या फिर डाउन साइड ब्रेकडाउन दे दिया और लोगों को यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप करने दिए, काफ़ी हेवी यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हुए, और अचानक से यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग आती है, और जितने भी यहाँ पे शॉर्ट्स थे वो पूरे के पूरे शॉर्ट्स ये उखाड़ के पूरे फेंक देते हैं, जिसके कारण और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से रेजिस्टेंस पूरी तरीके से टूट जाता है। काफ़ी बार ऐसा देखा हुआ है काफ़ी स्टॉक्स में, तो उस तरीके का भी यहाँ पे सिनारियो बन सकता है, थोड़ा कॉशियस रहना ही है। तो ये था आपका आईटी सेक्टर। अभी बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर में इन्फी के बारे में। जैसे हमने टीसीएस का देख लिया यहाँ पे चार्ट, टीसीएस में थोड़ा हम लेवल आपको बता दिए, उसके नीचे ट्रेड करें तो थोड़ा एग्जिट करना पड़ेगा। और अभी देखिए यहाँ पे इन्फी क्या है, इन्फी अभी इतना बड़ा नहीं है, टीसीएस आपका बड़ा हुआ है, इन्फी अभी बड़ा नहीं है, इन्फी में अभी पोटेंशियल जरूर है। और चार्ट जो है ना, चार्ट में यहाँ पे कुछ सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, और थोड़ा सा ये डाउन साइड में ही हमें थोड़ा दिख रहा है। देखिए ये थोड़ा सा डाउन साइड ब्रेक डाउन करने के मोड में ज़्यादा है, और यहाँ पे आने वाले 2-4 दिन में थोड़ा मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 2-4 दिन में एक मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, एक तो ये डाउन साइड ब्रेक कर देगा या फिर अप साइड ब्रेक हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो जिस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो अभी भी ये स्टॉक सेफ है। अगर यहाँ से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे तो अभी भी सेफ है, सपोर्ट के पास में आ चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड भाग जाए। अगर ये अपसाइड भाग जाता है तो आईटी सेक्टर भी भागेगा, आपका निफ्टी भी भागेगा, तो प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं, क्योंकि जो भी हैवी वेट स्टॉक है ना, हैवी वेट स्टॉक, काफ़ी सारे हैवी वेट स्टॉक वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है उनके, वो इतने भागे नहीं है। निफ्टी जो इतना ऊपर गया हुआ है वो ज़्यादातर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से गया हुआ है। जो लार्ज कैप स्टॉक है वो अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है, वो इतने महंगे नहीं है। अगर उनमें अगर बाइंग शुरू हो जाती है
तो शायद हम निफ्टी को काफ़ी ऊपर देख सकते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जो जो लोग रिवर्स क्रैश के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल क्रैश होता है आपका, सीधा मार्केट डाउन साइड आ जाता है, और एक क्रैश होता है आपका, मार्केट डायरेक्टली इतना अपसाइड चला जाता है कि आप वहाँ पे बाय ही नहीं कर पाओगे। मतलब इतनी ऊपर लेके जाते हैं लोग कि वहाँ पे आप बाय नहीं कर पाते। तो कुछ उस तरीका का भी सिनारियो यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि हेवी वेट स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बना हुआ है कि एक अपसाइड जा सकते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई पे है, और एक्सपेक्टेड तो ये है कि थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन ले ले। ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा और अपसाइड भाग जाए। इसको शॉर्ट नहीं करना है, आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट नहीं करना। अभी देखते हैं इसको, अगर जाना है ऊपर तो वो अभी भी ऊपर जा सकता है, इसमें भी अभी भी जगह बनी हुई ऊपर जाने की। तो आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट मत करो। बजाज फिनसर्व देख लेते हैं क्या है बजाज फिनसर्व। ये भी एक हेवी वेट है। देखिए यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी थोड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है इस तरीके का, और शायद हमने इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक दिया हुआ है। कुछ 5-6% का हम यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में दिया हुआ है मैंने इस तरीके का। अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो है अभी रेजिस्टेंस लेवल पे, इसका अगर ऑफ साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। ये 3 टारगेट के लिए मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो ये 3 टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा है। बाकी आपका HUL, तो वैल्यूएशन यहाँ पे भी अट्रैक्टिव है। प्री कोविड लेवल आप देखोगे तो लगभग प्री कोविड लेवल के पास में ये पहुंच ही चुका है। तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और यहाँ से भी कभी भी बाउंस आ सकता है। देखिए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो यार, काफ़ी हेल्प होता है चार्ट आपको रीड करने में। तो सपोर्ट के पास में है, सपोर्ट लिया हुआ भी है, कई दिन हो चुके हैं, कंसोलिडेशन भी हो चुका है। अभी अगर अपसाइड अगर ये स्टॉक चला जाता है तो अगेन ये जो लेवल है ना आपका, ये लेवल हो गया है, फिर ये लेवल हो गया है, यहाँ तक इसकी रैली बनती है। 2650 के आसपास तक ये अगेन जा सकता है। तो हेवी वेट स्टॉक में अभी भी अपसाइड बची हुई है। एसबीआई को देख लेते हैं। देखिए एसबीआई काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है एसबीआई में, और इसको भी शॉर्ट मत करना। देखिए यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये है आपका पोल हो गया, और ये आपका हो गया फ्लैग। तो फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एसबीआई में। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अगर कुछ डीप आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो डीप बाय हो जाएगा, और अगेन ये स्टॉक जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा 780 के ऊपर, जैसे ये निकल जाएगा, इसमें और रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी प्रबल दावेदार है रैली का। तो एसबीआई को थोड़ा देखना, यहाँ पे इसको भी शॉर्ट मत करना। शॉर्ट करने की यहाँ पे इसको जल्दबाजी मत करना, ये बैंक निफ्टी को भी थोड़ा मूव कर सकता है। बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स अरे बाप रे, ये तो 1000 के लेवल को अप्रोच करने का ट्राई कर रहा है, और लगभग कर ही देगा। अभी ज़्यादा पॉइंट्स इसके बचे नहीं है। देख सकते हो स्टॉक में किस तरीके की रैली आई हुई है कि अभी आप क्या यहाँ पे बाय करोगे। जिसने इस स्टॉक को यहाँ पे बेचा होगा वो भाई साहब, ये तो कोरोना का टाइम पर छोड़ो, ये देखिए अभी जो लो लगा था रिसेंटली, एक रैली शुरू करने से पहले वो लगा था 400 के आसपास में। तो जो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे ये लेवल पे, काफ़ी पछतावा कर रहे होंगे अभी कि कितनी बड़ी यहाँ पे रैली मिस हो गई। जो भी टाटा मोटर्स जैसा शेयर, काफ़ी गजब यहाँ पे रैली आ चुकी है, और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी पोटेंशियल बचा हुआ है, जहाँ तक जाना है जाने देना है। प्रॉफिट कब बुक करना है, जब भी एक क्रूशियल लेवल के नीचे ये ट्रेड करेगा तब देखना। भी देखिए क्रूशियल लेवल कैसे निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना, कुछ थोड़ा टाइम बिताया था 950 के आसपास में, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो 950 का एसएल लगा के अपसाइड आप राइड कर सकते हो। अभी भी इसमें पोटेंशियल बना हुआ है। देखिए ये जो पैटर्न है ना, इतना ये काफ़ी सारे स्टॉक में आपने देखा होगा कि एक बुलिश रैली आई, उसके बाद में स्टॉक जो है
ऐसा कंसोलिडेट करता है और अपसाइड जाता है। और सिमिलरली वही टाइम पे अगर आप यहाँ पे RSI MACD जो भी डाइवर्जेंस दिखाते हैं, तो ये जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर्स आपको डाइवर्जन दिखाते हैं। मतलब ये पॉइंट पे RSI आपका हाई होगा, फिर ये पॉइंट पे न्यू हाई पे डाउन साइड होगा, मतलब प्राइस अपसाइड जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे टेक्निकल इंडिकेटर ऐसा दिखाते हैं ये टाइम पे कि ये स्टॉक अभी डाउन साइड आ सकता है। लेकिन होता है इसके पूरा विपरीत, यहाँ पे ये स्टॉक डायरेक्टली अपसाइड भाग जाता है। ये मैंने काफ़ी स्टॉक में इसका देखा हुआ है कि इस तरीके से स्टॉक बिहेव करता है। तो ये क्या होता है, ये ऑपरेटर जो है ना, पता रहता है इनको कि लोग किस तरीके की सोच रखते हैं। तो अगर सबको पता है कि आप अगर इस तरीके का पैटर्न देख के यहाँ पे शॉर्ट के मौके देखोगे, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया हुआ था, क्लोजिंग भी किया है, रिसेंट कैंडल ने क्लोजिंग भी किया है। आप यहाँ पे गौर से देखिए किस तरीके से यहाँ पे कॉल राइटर्स को ट्रैप किए जाते हैं और ट्रैप करके शॉर्ट कवरिंग के जरिए वापस से न्यू हाई लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से गेम हुआ है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख के लोगों ने यहाँ पे देखिए जैसे क्लोजिंग भी आया हुआ है और नेक्स्ट डे इसका लो भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप होने दिए और उखाड़ के फेंक दिए गए। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन या फिर इस तरीके का गेम यहाँ पे होता रहता है स्टॉक में, तो थोड़ा अलग सोचना यहाँ पे जरूरी है। तो टाटा मोटर्स अभी पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। देख लेते हैं आपका अल्ट्राटेक क्या कर रहा है। तो अल्ट्राटेक ने 10,000 के ऊपर यहाँ पे कैंप गाड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे तो आ रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, वापस से थोड़ा मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, अच्छी बात है। अभी यहाँ पे कब रैली आएगी, नेक्स्ट रैली देखिए, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो 10,200, इसके ऊपर निकलने के बाद अगेन इसमें फिर से रैली शुरू हो सकती है। और जैसे कि आपको पता है आपका जो भी अभी का जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इसका फोकस ज़्यादा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आपको सीमेंट जो है ना, सीमेंट की ज़रूरत तो आपको पड़ती ही पड़ती है। और अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था जो भी गरीबों के लिए जो घर बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इन्होंने और घर बनाने का यहाँ पे ऐलान किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव ही था। तो हो सकता है कि यहाँ पे और हमें रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन कंपनी को डायरेक्टली फायदा है। और ये अल्ट्राटेक जो है इसका यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर रखता है सीमेंट सेक्टर का। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को इसका काफ़ी यहाँ पे फायदा हो सकता है इस न्यूज़ का, जिसके कारण ये स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है और ऑलरेडी बढ़ भी चुका है, अच्छी खासे लेवल तक आ चुका है और अभी भी पोटेंशियल बना हुआ है। क्योंकि भाई साहब ऐसा मत सोचो कि कोई स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो अभी नहीं बढ़ेगा, तो आप गलत हो। क्योंकि वो बढ़ चुका है इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि उसकी अर्निंग भी तो हो रही है। अभी अगर आप उसकी ऑर्डर बुक देखोगे तो दिन पर दिन उनको ऑर्डर आ रहे हैं। और सीमेंट भाई साहब कहाँ नहीं यूज़ होता, सीमेंट तो यूज़ होगा ही ना, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट तो यूज़ होगा ही। देख लेते हैं नेक्स्ट आपका सिमिलरली एल&टी देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो इनको भी काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर मिले हुए हैं और हाल ही में इन्होंने बायबैक भी किया हुआ था। तो जो भी कंपनी बायबैक लेके आती है ना, वो कंपनी के शेयर कभी भूल के भी मत बेचना, क्योंकि अगर कंपनी ही अपने शेयर अगर खुद खरीद रही है तो समझ लेना आगे आने वाले दिनों में इसका भाव बढ़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पे भी अगेन आ चुका है ऑल टाइम हाई के आसपास में, तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा भाग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हमें एक्सपेक्टेड है 3700 के आसपास में। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक है आपका आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, जो आप सबका फेवरेट है। तो देखिए आईटीसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे कुछ डबल टॉप यहाँ पे बनाया, ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। और अभी भी फिलहाल एक गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बन रहा है, जो बियरिश फ्लैग जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो जैसे इसका डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा तो ये स्टॉक और हमें डाउन साइड के टारगेट दिखा सकता है, जो कि आपके निकल के आते हैं ये वाले 390 से लेके 370 के टारगेट यहाँ पे और पॉसिबल है। तो आईटीसी नेगेटिव है, तो आईटीसी में और यहाँ पे वीक वाली हमें देखने को मिल सकती है।
और नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका कोटक बैंक। अभी देखिए आईटीसी जो है ना काफ़ी बड़ी यहाँ पे रैली कर चुका है ऑलरेडी। जो ये 200 के आसपास में कुछ 200-250 के आसपास कुछ ट्रेड करता था, लेकिन पिछले साल से इसने अच्छी रैली दे दी। मतलब स्टॉक डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे लगभग डबल हो चुका था, थोड़ा डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे आई हुई है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरीके के भी पैटर्न यहाँ पे बना लीजिए। अभी हम इसको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा अगर यहाँ पे अज्यूम करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक देखिएगा एक सपोर्ट था 390 पे, और लगभग इसने अभी लो लगाया था 400 के आसपास तक। तो यहाँ पे अगर हम एक अज्यूम करेंगे कि मार्केट मतलब अपना आईटीसी इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। यहाँ से हमने ऊपर की एक रिजेक्शन लाइन ड्रॉ कर ली, और नीचे का अगर यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करोगे तो पॉसिबिलिटी भी है इस चीज़ की कि यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन करके वापस से धीरे 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 अपसाइड जाए, और इसी ट्रेंड लाइन पे आके थोड़ा रिजेक्शन ले और वापस थोड़ा डाउन साइड आए, या फिर यहीं पे कंसोलिडेशन करके अपसाइड में ब्रेकआउट दे दे। तो ये हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम का बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ये हमें इग्नोर नहीं करना है। अभी जैसे जल्दबाजी में मैंने आपको बताया डाउन साइड का टारगेट, तो ये होगी जल्दबाजी, और हम सब थोड़ा जल्दबाजी में ही जाते हैं, और हम स्टॉक का जो है दूसरा साइड नहीं देख पाते। अभी डे टाइम फ्रेम पे तो सही है, डाउन साइड का अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो ये डाउन साइड जरूर आएगा 390 और 370 के जोन में। लेकिन 390 370 का जोन यहाँ से अगेन जब ये सपोर्ट लेगा, तब वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश फ्लैग भी बना रहा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक रिवर्स हो चुका है डाउन सा, मतलब ये जो ट्रेंड इसका चल रहा था अप ट्रेंड, तो अभी ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये बस फ्लैग बना रहा है, और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाओगे तो फंस जाओगे। शॉर्ट कब करना है? जब यहाँ पे बियरिश फ्लैग का कंफर्मेशन हो जाएगा डे टाइम फ्रेम पे, तब आप थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। बाकी नीचे 390 से लेके 370 अच्छा सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लेके आगे ने अपसाइड जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। इसके बाद में बात कर लेते हैं कोटक बैंक के बारे में। अभी कोटक बैंक देखिए क्या इंटरेस्टिंग इसका पैटर्न है। यह है आपका डे टाइम फ्रेम, और कोटक बैंक अभी करंटली आपका जो प्री कोविड लेवल था ना 1700 का, लगभग वहीं पे है, और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने लिया हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा सा यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया हुआ है, और मैंने इसको रिकमेंड भी किया हुआ है आपको। आप मेरी अगर वीडियोस देखते हो डेली, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी स्विंग ट्रेडिंग की। तो उसमें मैंने इस स्टॉक को लगभग 2 वीक के लिए टारगेट दिया हुआ है, और 2 वीक में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा 1800 और 1920 के टारगेट ये दे सकता है। क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा एक पैटर्न आता है, और इसका अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो 2 टारगेट तो यहाँ पे कंफर्म है, 1840 के आसपास का और 1920 के आसपास का। तो ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे हम बुलिश ही माना जाएगा। मतलब आने वाली जो इसकी मोमेंटम है ज़्यादातर बुलिश ही होगी। और लगभग मतलब इसने यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया हुआ है, ये सपोर्ट कितनी बार टेस्ट हो चुका है, इनफैक्ट 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स। तो लगभग बड़े टाइम फ्रेम पे 5 बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग भी हमें देखने को मिली। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया हुआ है। अभी वेट हमें करना है बस इसका ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट कब होगा? 1750 1760 के ऊपर इसको निकलने दो। 60-70 का जो रेंज है, ये जो रिसेंट हाई है, इसे ऊपर निकलने दो, तब जाके आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो ये है स्टॉक प्री कोविड लेवल पे बैठा हुआ है अभी भी, और हाई कहाँ तक लगा के आए, ये 2250 के आसपास तक का हाई लगा के अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि अगर बाकी का आपका HDFC वगैरह मूव करना लग जाते हैं, तो ये भी स्टॉक आपका फॉलो बाइंग इसमें भी आ सकती है। तो ध्यान रखना कोटक महिंद्रा पे। नेक्स्ट आपका एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक को मैंने लगभग आज से 6-7 महीने पहले कुछ इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, डेडिकेटेड वीडियो। जो आपका एक्सिस बैंक था तब लगभग यही कहीं था, ये जो राउंडिंग बॉटम बना था ना, तब ये राउंडिंग बॉटम पे ही मैंने वीडियो बनाई थी, और आपको टारगेट भी दिए हुए थे लगभग यही कहीं 895 के आसपास में ही कहीं। यही से राउंडिंग बॉटम आइडेंटिफाई करके यहाँ पे मैंने वीडियो में पोस्ट कर दिया था कि अभी ये स्टॉक अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो लगभग देखिए वहाँ से स्टॉक नीचे आया ही नहीं, फिर ऊपर ही जाता गया है, और अभी फिलहाल
1100 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी रिटर्न इसने दे दी। और मेरा जो टारगेट था 1150 के आसपास का टारगेट, वो लगभग इसने हिट भी कर दिया है। तो वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो, चैनल पे अभी भी पड़ी हुई है। बाकी अभी यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिले एनालिसिस करने में। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं कैसा यहाँ से ये लाइन यूज़ करके ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लो, आप ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे कोरोना के टाइम से, एक ऐसा आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। लगभग थोड़ा 19-20 होगा, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको मैं ड्रॉ ही करके दे देता हूँ। चलो यहाँ से एक हम पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये लगभग मतलब इतना सटीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से ट्राई करेंगे इसको। ये अभी कोरोना के टाइम से लिया, अभी हम यहाँ से ट्राई करते हैं। तो यहाँ से लगभग शायद आपको सही कोऑर्डिनेट्स इसकी मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ से ठीक ठाक मिल रहे, मिल गए हमें ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करो, और जो भी इस स्टॉक में बैठा हुआ है अभी प्रॉफिट में, और अभी भी इसमें पोटेंशियल है अपसाइड जाने का, क्योंकि जैसे इसका अगेन ब्रेकआउट होगा तो ये अगेन अगर यहाँ से फिर से आप एक चैनल बनाओगे तो देखिए कुछ इस तरीके का ये अपसाइड जा रहा है। तो कौन सा भी स्टॉक आप देखो यार, कभी भी स्टॉक डायरेक्टली अपसाइड नहीं जाता और डायरेक्टली डाउनसाइड नहीं आता। मतलब डायरेक्टली आ जाता है डाउनसाइड आने को, डायरेक्टली आ सकता है वो अगर सेलिंग एग्रेसिव रहे तो, लेकिन अपसाइड जाना हो उसको तो वो अपसाइड ऐसे ही जाता है, डिंग डोंग करके अपसाइड जाता है वो। तो इसी तरीके से कैसा है, प्रॉफिट बुकिंग आती है जिस कारण वो वापस डाउन साइड में आता है। तो अभी जो यहाँ पे है, अगर यहाँ से अगेन अपसाइड भागता है तो आपको इसके टारगेट मिल जाएंगे लगभग 1200 से लेके 1250 के टारगेट इसके ओपन अप हो जाते हैं अपसाइड के। तो ये एक्सिस बैंक भी अपसाइड के लिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़्यादातर जो स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक हमने जितने भी यहाँ पे एनालिस्ट करे हुए, तो वो स्टॉक आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा अपसाइड का ही सिनारियो दिखा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी आपका 50,000 की तरफ जाने को रेडी है। जो 50K के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी का, तो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ये आपको देखने को मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 50,000 आपको इलेक्शन से पहले मिल जाए। तो ये है आपका एक्सिस बैंक, इसको भी थोड़ा शॉर्ट नहीं करना। यहाँ पे भी आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग वगैरह इनिशिएट कर सकते हो अगर आपको आता ही करना तो, क्योंकि अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अभी यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन के पास है, अगर इंट्राडे की बात करोगे तो थोड़ा रिजेक्शन के पास से थोड़ा अगेन डाउन साइड आ सकता है, या फिर अगर ब्रेकआउट किया तो अगेन ये 1250 तक, 1200 या फिर 1250 तक जा सकता है। तो ये है आपका एक्सिस बैंक। अभी बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। अभी भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी अच्छा खासा बुलिश फ्लैग यहाँ पे बन रहा है। देखिए यार कितने आसान आसान पैटर्न है इतना, मार्केट इतना भी आपको मतलब जैसा आप समझते हो कि काफ़ी आसान है, इतना आसान भी नहीं है, और जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। बस सोचने समझने का जज्बा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है आपका बुलिश फ्लैग यहाँ पे बना रहा है। अभी एक बुलिश फ्लैग क्यों बनाता है कोई भी स्टॉक, तो इसके ऊपर भी मैंने जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है या फिर बियरिश फ्लैग पैटर्न है, तो इनको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कीजिएगा कि ये जो पैटर्न बनते हैं, ये पैटर्न बनने के पीछे का लॉजिक क्या रहता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिक। ये नहीं कि ये तो कोई बोल देगा आपको कि ये पैटर्न आया है तो समझ जाना ये बुलिश फ्लैग है, लेकिन ये बनता क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो लॉजिक मैंने वो वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको समझा हुआ है, काफ़ी डिटेल में एक एक वीडियो मैंने आपको समझा हुआ है। तो जाके वो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, मैं आई बटन में भी वीडियो दे दूंगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो पूरी प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे है बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करना है। अभी बुलिश फ्लैग का जो ब्रेकआउट होता है ना, जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन होता है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तो हम ब्रेकआउट मानते हैं जनरली। और एंट्री कब करते हैं बुलिश फ्लैग में, जब ये डाउन साइड आके रिटेस्ट करने आता है इसी को, और रिटेस्ट करने पे जब ये कुछ यहाँ पे हैमर कैंडल जैसा कुछ बनाता है डे या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे, तब जाके यहाँ पे बाइंग आती है अच्छी खासी। तो ये पूरी प्रोसीजर है, तो जब तक कंफर्मेशन नहीं तब तक ट्रेड नहीं। तो ये है, यहाँ पे भी हमें भारतीय एयरटेल में भी स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, अभी नेगेटिविटी हमें दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो प्लीज़ ये जो क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हो थोड़ा रुको, अभी फिलहाल क्रैश नहीं आने वाला। क्रैश आना है तो आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। जब तक सब लोग क्रैश क्रैश चिल्लाओगे तब तक तो नहीं आएगा।
जब सब अंधाधुंध बाइंग करने लग जाएंगे तब समझ जाना अभी क्रैश आने वाला है। और वो टाइम आएगा आपका जब इलेक्शन की रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब तब वो टाइम पे पक्का क्रैश कर जाएगा। प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की। तो अभी के लिए तो देखिए भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी सेलिंग रिकमेंडेड नहीं है। जो ऑलरेडी है बैठे रहे, एसएल ट्रेल करते रहे। अभी एसएल कहाँ पे लगाना है, तो देखिए यहाँ पे एसएल लगाने के लिए क्या है आपको, अगर ऐसे के डाउन साइड के अगर एक ये अगर पैटर्न लगाओगे आप, तो इसके नीचे अगर एक कर देता है ब्रेकडाउन, तो आप एसएल लगा सकते हो। 1040-50 का जो लेवल है यहाँ पे भी आपका अच्छा सपोर्ट है, ये आपका एसएल के तौर पे आप लगा सकते हो। फिर अगेन यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वो भी वहीं पे आती है, तो 1050 काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर भारतीय एयरटेल ट्रेड करता है तो आप वहाँ पे एसएल के तौर पे इससे एग्जिट हो सकते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका बजाज फाइनेंस, हाथी। ठीक है, हाथी क्यों बोलते हैं इसको, काफ़ी जायंट स्टॉक है। अभी इसमें देखिए क्या हो रहा है, बजाज फाइनेंस का जो प्री कोविड लेवल था वो था आपका ये। अभी मैं एवरेज स्टॉक का जो आपको प्री कोविड लेवल क्यों बताता हूँ, क्योंकि प्री कोविड लेवल से आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है। क्योंकि प्री कोविड लेवल के बाद में यहाँ पे जो पहले 2-3% लोग थे उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, मतलब शेयर मार्केट में नए लोग ज़्यादा आए हैं प्री मतलब कोविड के बाद में, 2020 के बाद में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है प्री कोविड लेवल, क्योंकि ये लेवल ऐसा है कि तब लेवल मार्केट में इतने अनमैच्योर्ड लोग नहीं थे। उसके बाद में नए लोग यहाँ पे एंटर हुए और अंधाधुंध बाइंग हुई है। मतलब भाई साहब ना स्टॉक के फंडामेंटल देखने हैं ना ही कुछ ग्रोथ देखने, बस बाय करना है। तो इसी अंधाधुंध बाइंग हमें क्रैश के बाद में 2020 के बाद में जब नए इन्वेस्टर आए तब देखने को मिली। इसलिए हमारा प्री कोविड लेवल यहाँ पे मैच्योर्ड लेवल है, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए प्री कोविड लेवल में चेक करता हूँ। तो अभी देखिए स्टॉक जो है आपका लगभग यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है, कई सालों से यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में, लगभग इसको भी हो गए आपके 3.5-4 साल इसको भी हो गए हैं कंसोलिडेशन करे हुए। तो इसका भी एक ट्रेंड लाइन बनता है जो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो, काफ़ी मदद होती है एनालिसिस करने में। देखिए कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन है, कुछ एक पैरेलल चैनल है जहाँ पे ये सपोर्ट लेता है और अभी फिलहाल सपोर्ट के पास में खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा हैमर कैंडल लगाया हुआ है और अभी ये अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे बायर का यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि बायर यहाँ पे प्रेजेंस है, तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपसाइड जा सकता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल के दिन ही डायरेक्ट भाग जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ तक आए 6800 तक और यहाँ पे रिजेक्शन ले, क्योंकि बेसिकली ये है आपका रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी ले सकता है। और हो सकता है कि कंसोलिडेशन चले स्टॉक में कई ज़्यादा और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आए। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है यहाँ पे भी थोड़ा सा ये लेवल से ये बाउंस कर सकता है, मतलब ये बाउंस करेगा तो निफ्टी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारा मेन यहाँ पे पॉइंट है कि मार्केट क्रैश करेगा या नहीं करेगा, तो इसलिए हम ये सब जो बड़े हेवी वेट स्टॉक है उनको यहाँ पे देख रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक में जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि ये स्टॉक में अभी भी अपसाइड बची हुई है, और अगर ये स्टॉक चलने लग गए तो इंडेक्स कहाँ जाएगा आप लोग सोच सकते हो। तो इंडेक्स जो ऊपर आया हुआ है, ये इंडेक्स इन स्टॉक की वजह से नहीं आया हुआ है, वो करंटली आया हुआ आपका स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से। अभी जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप तो बिल्कुल इस गेम से बाहर ही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी पोटेंशियल बाकी है निफ्टी में। हो सकता है सेक्टरल रोटेशन हो, स्मॉल कैप मिड कैप से पैसा निकाला जाए, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए और वही पैसा आपको लार्ज कैप में आ जाए और इंडेक्स भी आपका मैनेज हो जाएगा। दिखने को ऐसा है, ऐसा हो जाएगा कि आपका निफ्टी बड़ा हुआ है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन रियल गेम ये हो रहा है कि मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ज़्यादातर रिटेल लोग क्या खरीदेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप ही खरीदेंगे। वो उनको ये शेयर पसंद ही नहीं, बड़े शेयर, क्योंकि उनको क्या चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए वो क्या स्मॉल कैप मिड कैप पेनी स्टॉक ऑप्शंस इसके पीछे ही भागते रहते, ये लार्ज कैप स्टॉक की तरफ कोई आता ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है सेक्टरल रोटेशन का। बाकी नेक्स्ट से आपका एशियन पेन, जहाँ पे इनकी काफ़ी नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज़ आती जा रही है और अभी फ़िलहाल न्यूज़ आई है कि ग्रासिम्स आपका जो बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप का स्टॉक,
वो अभी पेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, तो जिसके कारण ये जो है ना एशियन पेंट को सीधा चैलेंज है इनका, क्योंकि एशियन पेंट पूरा पेंट इंडस्ट्री का 60% जो है मार्केट शेयर ओन करता है। तो अगर बिरला ग्रुप वहाँ पे आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है एशियन पेंट पे ही, क्योंकि इनका मार्केट शेयर 60 से अगर 50% तक तो आएगा ना कम से कम, तो मतलब 10% इनका अगर कम हो जाता है नेट सेल्स, तो इनका नेट प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे सोच रहे हैं, जिसके कारण ये स्टॉक में आपको इस तरीके की नेगेटिविटी दिख रही है। पर ये क्या है पता है, अभी न्यूज़ जो है अभी अभी 4-5 दिन पहले आई थी, जब यहाँ से ये डाउन साइड तोड़ा तब। लेकिन स्टॉक अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों से कंसोलिडेशन जोन में ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए कितने अग्रेसिवली यहाँ से सेलिंग आई थी विदाउट रीज़न। तो रीज़न क्या था, यही था जो न्यूज़ आपको अब मिली वही न्यूज़ यहाँ पे पहले से ही थी, समझ गए। मतलब ग्रासिम ने ऑफिशियली एंट्री कर ली है, जिसके कारण ये इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ गया है। फिर भी एशियन पेंट ऐसा शेयर है ना कि एक हैवी वेट शेयर है, और पेंट सेक्टर में वो नंबर 1 है। तो नंबर 1 कभी डूबता नहीं, एक ध्यान रखना, नंबर 1 कंपनी एक दिन में नहीं डूबेगी या फिर एक साल में नहीं डूबेगी। और एशियन पेंट 40 साल से ज़्यादा यहाँ पे पेंट सेक्टर पे एक तरफा राज कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़े कॉम्पिटिटर आ ले, लेकिन ये मैनेज कर लेगा। काफ़ी सारे फेजेस देखे हैं इसने, तो ये फेज भी इसका निकल जाएगा। लेकिन क्या है, अभी स्टॉक का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो स्टॉक आ चुका है आपका अच्छे खासे लेवल पे। इसका प्री कोविड लेवल है आपका 1900, और प्री कोविड लेवल से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, तो अच्छा है। अभी आ चुका है सपोर्ट के पास में, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, सिमिलर पॉइंट पे इसने 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2700 का, और अभी रिसेंटली यहाँ पे आ चुका है। तो ये स्टॉक में क्या है बताएगा, अभी ना ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, या फिर थोड़ा सा बॉटम आउट होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगा, जैसे यहाँ पे पैटर्न बनाया था, कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये स्टॉक चलना शुरू करेगा, ऐसा मेरा एनालिसिस मुझे बताता है कि ये स्टॉक यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लगा के, कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्लाउड इंडिकेटर लगाओगे तो क्लाउड से भी पता चल जाता है कि अभी ये क्लाउड को टच होने को आया। और ऐसा लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ 2008 में ही हुआ था, अपना क्रैश हुआ था, क्रैश आया था वो टाइम पे भी आया था। मतलब जब जब क्रैश आता है तभी वो क्लाउड को टच करने आता है। वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें डिटेल में मैंने बताया गया है, एशियन पेंट का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी किया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं M&M। तो M&M भाई साहब अच्छे जलवे स्टॉक के, काफ़ी मतलब रैली जो है अच्छी खासी दे रहा है। और ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो हर जगह पे ऑटो सेक्टर में देखिए आपका टाटा मोटर्स भी भाग रहा है, अभी ये आपका M&M भाग रहा है। तो टाटा अपना ऑटो सेक्टर अच्छा है यहाँ पे। अभी देखिए M&M में क्या करना है, M&M में अभी इसको तो ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे बाय नहीं किया जा सकता, और सेल करना मेरे ख्याल से एकदम अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो बिना कंफर्मेशन का सेल करके कोई फायदा नहीं। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये स्टॉक क्या करेगा, इसी तरीके का चैनल बनाएगा। इसको आप थोड़ा सा आगे प्रोजेक्ट कर लो, कुछ इस तरीके का चैनल बना सकता है। सिमिलर टाइम पे आपको RSI और जो भी आपके अदर इंडिकेटर्स है जो डाइवर्जन शो करते हैं वो आपको यहाँ पे डाइवर्जन शो कर रहे होंगे, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है। ये स्टॉक अगेन ब्रेकआउट दे सकता है, तो देखते हैं, कुछ पैटर्न बनने दो, अगर प्ले करना है तो पैटर्न के हिसाब से प्ले करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी ये ऊपर है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन हम इसका एक्सपेक्टेड करते हैं, या फिर थोड़ा सा डाउन साइड डिप दे दे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्टॉक है आपका मारुति। तो मारुति भी देखिए भाई साहब ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा एम पैटर्न जैसा बनाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन एम पैटर्न नहीं बनाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका जो रहता ना एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तो उस तरीके का एक पैटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका है 11,750 का जो लेवल है, इसके ऊपर निकलते ही अगेन अपसाइड भागना शुरू कर देगा। अभी कैसा पैटर्न बना सकता है यहाँ पे आप एक अज्यूम कर सकते हो, इस तरीके का कुछ पैटर्न अगर बना के अपसाइड भागता है तो इसमें अच्छी रैली आएगी। अगर ऐसा नहीं भागता और सीधा सीधा अगर कल के दिन अपसाइड चला जाता है तो वो क्या करेगा, अगर ऐसी लाइन अगर ड्रॉ करोगे आप तो वो यहाँ पे रिजेक्शन लेके डाउन साइड आएगा, और ऐसी अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का एक चैनल बना के अपसाइड जाएगा। अभी क्लियर में बता देता हूँ, इस तरीके का चैनल बनाएगा। अगर यहाँ पे इसने असेंडिंग ट्रायंगल नहीं बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं किया, कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, ऐसा अगर नहीं किया तो वो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएगा।
ठीक है, लोग बोलते हैं यार पैटर्न अज्यूम नहीं करना चाहिए, वो चार्ट पे आने देना है तब ट्रेड करना है। लेकिन कैसा है, अज्यूम करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अज्यूम कर सकते हो आप, लेकिन आपको जो रियल ट्रेड लेने हैं वो रियल ट्रेड आपको जब चार्ट पे वो जो पैटर्न आएगा तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन आप अज्यूम करने को अज्यूम कर सकते हो, ये आपको बचाता है रॉन्ग ट्रेड लेने से। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टॉक आपका यहाँ पे तो है आपका मारुति का, तो आपको मैंने बता दिया कि इसमें है अभी पोटेंशियल अपसाइड जाने का, थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे डिमांडेड है। नेक्स्ट है आपका एचसीएल टेक। तो भाई साहब एचसीएल टेक का देखिए काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पे आ चुकी है। एचसीएल टेक मतलब आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा भाग चुका स्टॉक है। अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली हुई है। देखिए लास्ट में जो अभी अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ था ना, तो एक साल में इसने अच्छे खासी रिटर्न यहाँ पे दे दिए, तो लगभग ये 70% के आसपास तक इसने रिटर्न दे दिए है। और अगर आप बात करोगे 2022 से, तो ये लगभग ये दुगना हो चुका है। यहाँ से 900 पे था, लगभग दुगना के आसपास में आ ही चुका है। तो स्टॉक अच्छे खासा रैली दे चुका है और अभी वो ऊपर के साइड में थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसका अभी कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है, तो एक तो ये डाउन साइड आ जाए या फिर अगेन अपसाइड ब्रेक कर दे। क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन का जो इसका क्राइटेरिया था उसने फुलफिल कर लिया, मतलब टाइम वाइज यहाँ पे इसने अच्छा टाइम बिता दिया है। और पैटर्न वाइज देखोगे तो पैटर्न क्या है अपना, वही है कंसोलिडेशन का ही पैटर्न है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका ब्रेकआउट अगर हुआ तो ये अगेन यहाँ तक जा सकता है, 1760 70-80 वहाँ तक फिर से जा सकता है। तो देखते हैं एचसीएल टेक में क्या होता है। अगर डाउन साइड आया तो डाउन साइड आपका 1600 पीस का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो डाउन साइड अगर तोड़ता है तो आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हो। लेकिन पोजिशनल डाउन साइड यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सट्रीमली यहाँ पे बुलिश मोड में है और एकदम से डाउन साइड आना इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये एचसीएल टेक है, कोई पेनी स्टॉक नहीं है, भूलना मत। ठीक है, कि इसमें पंप एंड डम आसानी से हो जाए, ये एचसीएल टेक है। इंट्राडे में हो सकता है पंप एंड डम, लेकिन इतने बड़े टाइम फ्रेम पे पंप एंड डम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था पूरा एनालिसिस आपका निफ्टी का, निफ्टी बैंक का। आने वाले दिनों में क्रैश आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो आपके जो सवाल थे, आई होप कि मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी अभी पहुंचा हुआ है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, और बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेवल पे भी पहुंच चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस तो हमें रहना ही है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जो हैवी वेट स्टॉक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके वैल्यूएशंस जो है अट्रैक्टिव यहाँ पे हो चुके हैं। तो उनमें अगर बाइंग आती है तो ये निफ्टी जो है काफ़ी और ज़्यादा बढ़ सकता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ऊपर से अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि मोदी गवर्नमेंट ही आएगा, और ऊपर से अगर 400 के ऊपर अगर उनकी सीटें आ जाती है, तो हमें डेफिनेटली 25,000 जो है निफ्टी अप्रोच यहाँ पे कर सकता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जो है, जो भी अगर आप कॉल राइटर या फिर पुट राइटर हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर बाइंग करते हो, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए डिस्क्लेमर है कि आने वाले दिनों में बिना हेज करे आप यहाँ पे ट्रेड ना करें, अदरवाइज आपका काफ़ी बुरी तरीके से लॉस यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी गंदी तरीके से वोलाटाइल हो सकता है। अभी वोलाटिलिटी से याद आया, थोड़ा हम यहाँ पे इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका इंडिया विक्स का चार्ट है। अभी चार्ट पे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये है इंडेक्स है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ फंडामेंटल की वजह से कुछ एक्चुअली बाइंग वगैरह होती है। बस ये एक इंडिकेटर जैसा है कि आपको इंडिकेट करता है कि वोलेटिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका आप नॉर्मल अगर स्टॉक की तरह अगर इसका एनालिसिस करोगे, तो कहीं ना कहीं 16 के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी बड़ा इवेंट आने वाला है, जो इलेक्शंस का इवेंट है, काफ़ी बड़ा इवेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ से अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वोलेटिलिटी, और तो ये विक्स जो है आपका 20 तक यहाँ पे बढ़ सकता है। क्या होगा, इस विक्स की वजह से ना मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। जो मोमेंटम हो गए वो मोमेंटम काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम हो गए, तो बिना हेज करे यहाँ पे ट्रेड ना करें।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस में डेली बनाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।